हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी पेडागॉजी का अभ्यास प्रश्न पत्र 7 लेकर के आया हूं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र में हमेशा की तरह से 30 प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए इस अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है? ये जो नीचे चारों विकल्प में दिए गए हैं, इसमें से क्या वो कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षण सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया वाला साधन नहीं है? चलचित्र मल्टीमीडिया है, दूरदर्शन मल्टीमीडिया है, रेडियो मल्टीमीडिया है, लेकिन पाठ्यपुस्तक मल्टीमीडिया नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा प्रश्न, छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास करने हेतु आवश्यक है। छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास करने हेतु क्या आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, रेडियो, लिंग्वा फोन या ये सभी? सही उत्तर है ये सभी, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, उपरोक्त में से किसी भी रूप में नहीं। सही उत्तर है मशीन एवं शिक्षक दोनों ही रूप में, क्योंकि जब विद्यार्थी खुद कंप्यूटर पर बैठकर कोई चीज़ सीखेगा तो कंप्यूटर से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर उसके लिए शिक्षक का कार्य करेगा और साथ ही साथ कंप्यूटर एक मशीन तो है ही, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न, भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? साहित्यिक, लोक रंजनकारी या लोक मंगलकारी या इन सभी प्रकार की? कौन सा ऑप्शन सही है? आप भी जरा देखते रहिए और अंदाज़ा लगाइए कि आप इस 30 प्रश्नों वाली प्रश्न पत्र की श्रृंखला में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आप अपने से उत्तर दे पा रहे हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा कि आपने 10 नंबर सही किए या 15 का सही किया या 20 प्रश्न सही किए। आप लिख करके ज़रूर भेजिएगा। तो देख लेते हैं चौथे का सही ऑप्शन क्या है, इन सभी प्रकार की। देखिए मित्रों, भाषा पुस्तकालय में ज़रूरी नहीं कि खाली भाषा से संबंधित या साहित्य से संबंधित ही पुस्तकें रखी जाएं, उसमें लोक रंजनकारी और लोक मंगलकारी पुस्तकें भी रखी जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविजन या कंप्यूटर? पांचवें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेडियो। छठवां प्रश्न है, टेलीविज़न के प्रयोग से क्या होता है? शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है, शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है, शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है या इनमें से किसी में नहीं? छठवें का ऑप्शन ए सही है, शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। कब? खास करके जब हम कोई समाचार देखते हैं और जिस भाषा का इम्प्रूवमेंट या विकास हम चाहते हैं, उस भाषा से संबंधित जो हम समाचार पत्र देखते हैं, तो समाचार वाचक ज़्यादातर, एक ज़माना था कि जब पूरी तरह से शुद्ध हिंदी या शुद्ध अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता था। अब शुद्ध हिंदी यदा कदा देखने को मिलती है, फिर भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण में सहायता तो मिलती ही है, लेकिन फिल्मों और धारावाहिकों से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, न्यूज़ चैनलों से ज़रूर। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है टेलीविज़न से। सातवां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्यपुस्तक को, रेखाचित्र को, श्यामपट्ट को या चित्र को? सातवें का ऑप्शन ए सही है, पाठ्यपुस्तक को। आठवां है, बालकों के शब्दकोश होने चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए, भाषात्मक होनी चाहिए, काव्यात्मक होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं? आठवें का ऑप्शन ये सही है, चित्रात्मक होना चाहिए। इसलिए छोटे कक्षाओं के बच्चों की पुस्तकों में चित्र ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा चित्र होने से वे चित्रों के द्वारा भावों को अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं
रादर देन उसमें खाली लेख लिखा हो और चित्र न दिया हो, उस पुस्तक से पढ़ने की बजाय अगर चित्रात्मक पुस्तक का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी पुस्तकों से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 8वें का ऑप्शन ए सही है। 9वां, ओवरहेड प्रोजेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर सर के ऊपर छत पे लगाया जाता है और सामने उसकी स्क्रीन रखी जाती है। कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है? दृश्य श्रव्य उपकरण का, श्रव्य उपकरण का, दृश्य उपकरण का, या इनमें से कोई नहीं? आप समझ गए होंगे, दृश्य उपकरण, ऑप्शन सी सही है। 10वां, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शिक्षण कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय बनाने में, उपरोक्त सभी के लिए। 10वें का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी के लिए। 11वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। क्या है? कम से कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना। दूसरा है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। तीसरा है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। चौथा है शिक्षण विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है मित्रों, निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? पहला है बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना। दूसरा है बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना। तीसरा है बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान ना देना। और चौथा है उपरोक्त सभी। 12वें का ऑप्शन ए सही है, बच्चों की अधिगम संबंधित। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, तो बच्चों की सीखने से संबंधित समस्याओं को हल करना एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य यही है। आगे है उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? सामान्य शिक्षण है, निम्न शिक्षण है, या उत्तम शिक्षण है, या डी है यह शिक्षण का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है 13वें का ऑप्शन सी, उत्तम शिक्षण है क्योंकि इसमें हम बच्चों की लर्निंग संबंधी डिफिकल्टी को दूर करते हैं। 14वां प्रश्न, पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय है। क्या है भाई? ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, या उपरोक्त सभी? 14वें का ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए केवल इसमें से एक ही उपाय नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि तीनों उपाय करने पड़ेंगे, और तीनों को समाहित करता हुआ एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न आप सभी के सामने, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर? पढ़ करके ऐसा लगेगा आपको कि चारों ऑप्शन चारों सही हैं, लेकिन जरा दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग सही जगह लग जाएगा। समय और अवधि पर तो नहीं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर भी नहीं, शिक्षण सामग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है सफलता में, भाषिक नियमों के ज्ञान पर कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं जिसमें बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचानते हैं और उनके अधिगम में आने वाली परेशानियों को समझ करके दूर करते हैं, तो समस्याओं का कारण जानना ज़रूरी है कि बच्चा क्यों सीख नहीं पा रहा है। और जब हम कारणों की सही पहचान कर लेंगे तभी उसका निदान दे पाएंगे। इस आधार पर मित्रों 15वें का ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न, भाषा शिक्षण में सहायक है। क्या सहायक है भाषा शिक्षण में, यानी कोई लैंग्वेज टीचिंग में क्या सहायक है? साहित्य शिक्षण, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी, या निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, या शुद्ध भाषा पर बल? 16वें का ऑप्शन सी सही है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। मतलब हम निदान भी दें और उपचारात्मक कार्य भी करें। 17वां है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको
विजन में प्रॉब्लम है, जो देख नहीं पाते हैं, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या इससे उनको हम भाषा सिखा पाएंगे? या कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए उनके लिए? या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? या उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके? आपको लगेगा कि ये चारों सही है। अब सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं वेट करता हूँ 2-3 सेकंड तक, सांस ले लेता हूँ, तब तक आप भी दिमाग लगा लीजिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा ही। 17वें का ऑप्शन सी सही है मित्रों। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख तो नहीं पा रहे हैं, सुन तो पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहें, कोशिश करें कि जिन चीज़ों की हम व्याख्या कर रहे हैं वो मौखिक रूप में ज़्यादा हो और इतनी सरल हो और प्रभावी हो कि बच्चे सुन करके ज़्यादा ग्रहण कर सके। चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। और आप बीच में अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही है। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, अब ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मौखिक अभिव्यक्ति यानी जब बच्चा क्या करता है, वाचन करता है, मौखिक अभिव्यक्ति देता है, बोलता है, स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है उसकी। तो स्पीकिंग स्किल के समय, यानी स्पीकिंग के समय जब बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा है किसी भी चीज के ऊपर, उसमें जो त्रुटियां कर रहा है उसमें हम अगर बार बार उसे टोकें तो टोकने से क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। सोचने वाली बात है, बढ़ता है क्या? सी है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, यानी बच्चा फिर कोई गलती नहीं करता हम बीच बीच में टोकते हैं तो। या बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। क्या सही है चारों में से? 18वें का ऑप्शन डी सही है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। जब बच्चा गलतियां कर रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में और बीच बीच में टोकते रहें उसको टाइम टू टाइम, तो वह अपनी त्रुटियों का कारण धीरे धीरे समझने लगता है और उसमें सुधार लाने लगता है। आगे 19वां प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या है भाई? मेरा प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जरा फास्ट पढ़ दिया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, यानी उनको प्रमोट करना, अगली कक्षा में भेजना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। 19वें का ऑप्शन डी सही है। 20वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मतलब है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। 20वें का ऑप्शन डी सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसी से रिलेटेड ऊपर एक प्रश्न था, उस प्रश्न से इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्विस्ट करके पूछा गया है। 21वां प्रश्न, बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है भाई? लिखित परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप, व्यक्तित्व परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जरा सोच लीजिए आप भी। ऑप्शन बी देखिए, मौखिक वार्तालाप। जब बच्चों का मौखिक वार्तालाप होता है, मौखिक वार्तालाप हम कराते हैं या डिबेट कराते हैं या हम जिसको कहते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता कराते हैं, तो उसमें बच्चों के भाषा प्रवाह भी पता चलते हैं कि बच्चा कितना सोच करके और कितना धारा प्रवाह में बोल रहा है। साथ ही साथ दूसरे की बात को कट करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए वो किस तरह का तर्क दे रहा है। तो भाषा प्रवाह के साथ साथ उसकी तार्किक शक्ति का भी मूल्यांकन मौखिक वार्तालाप के जरिए हम करा सकते हैं। 22वां प्रश्न, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, बौद्धिक स्तर पर
बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता यानी कुशलता एवं व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? सामान्यतः शब्दों का अर्थ पूछना, सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना। कभी कभी गाड़ी तेज रफ्तार से चलती है तो सिग्नल नहीं देख पाता ड्राइवर, एक्सीडेंट हो जाता है, वही हालत है। कभी कभी तेज पढ़ते समय कुछ कुछ उच्चारण की गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं, क्षमा करिएगा उसको। कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सरल शब्दों का अर्थ पूछना या उपरोक्त में से कोई नहीं। 22वें का ऑप्शन बी सही है, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। अगर बौद्धिक स्तर पर हम उसकी भाषा कौशल की प्रवीणता यानी कुशलता देखना चाहते हैं तो हम कठिन शब्दों के अर्थ पूछेंगे। पता चलेगा कि बच्चा कठिन शब्दों के अर्थ को जानता है कि नहीं। अगर वो जानता है तो इसका मतलब उसका बौद्धिक स्तर भाषा की समझ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, यानी भाषा कौशल की प्रवीणता उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है। 23वां प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा प्रश्न हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत अध्याय गीता में बच्चों के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? समझ में नहीं आया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। निम्न में से कौन सा प्रश्न हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वे 4 प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। अब देखना है कि हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम हिंदी पढ़ाने के लिए गए और गीता जो हमारी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन जी को, वो गीता में बच्चों के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। गीता से रिलेटेड हम कोई पाठ पढ़ाए और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न पढ़ रहा हूं। पहला है, यदि तुम हिंदी के अध्यापक होते तो गीता कैसे पढ़ाते? बच्चों से टीचर पूछ रहा है कि गीता को तुम कैसे पढ़ाते। दूसरा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? यह प्रश्न पूछता टीचर। या संसार में मनुष्य ना तो कुछ लाता है और ना ही कुछ ले जाता है, इस तथ्य के विषय में आप क्या समझते हैं? या उपरोक्त सभी। मित्रों 23वें का ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है वो आप भी सोच लीजिए। संसार में मनुष्य ना तो कुछ लाता है और ना कुछ ले जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मा ना कुछ लेकर के आती है और ना यहां से कुछ लेकर के जाती है, इस तथ्य के विषय में आप क्या समझते हैं? तो कक्षा में बैठे हुए तमाम विद्यार्थी अपनी अपनी तर्क के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देते, तो यहाँ हम भाषा की प्रवीणता भी देख लेते बच्चे की और तार्किक क्षमता भी समझ में आ जाती। तो इस आधार पर सी ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है और यह प्रश्न बच्चों के मूल्यांकन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है। 24वां प्रश्न, बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें क्या करना चाहिए? गाने का अभ्यास कराया जाए, मतलब टीचर गवाए गाना भाषा पढ़ाते समय। काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, मतलब बच्चा को भाषा आए या ना आए लेकिन काव्य की रचना करनी सिखाई जाए, या ये सही है? सी है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, या उपरोक्त सभी। 24वें का ऑप्शन मित्रों सी सही है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। बच्चों में भाषा की समझ का विकास तभी होगा जो बच्चा बोल रहा है, जैसा लिख रहा है उसको हम समयानुसार करेक्ट करें, व्याकरण का ज्ञान दें और बताएं कि वह किस आधार पर सही है। 25वां प्रश्न, भाषा कौशल के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4? भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? तो जान लीजिए, स्पीकिंग स्किल जिसको हम कहते हैं वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल। उसके बाद आती है रीडिंग स्किल, पढ़ने का कौशल। उसके बाद आती है राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग कौशल। अभी मैं क्रम से नहीं बता रहा हूं, इनका क्रम कुछ अलग है। तो ये 4 कौशल हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है? कौन सा इन चारों विकल्पों में से ऐसा है जो बोलना कौशल यानी स्पीकिंग स्किल की गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है? खेलकूद, परिचर्चा, परिचर्चा यानी वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण या वार्तालाप? क्या? अब देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप भी दिमाग लगाइए। खेल कूद,
ये बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। हम जब बोलना कौशल यानी स्पीकिंग स्किल का टेस्ट ले रहे हैं तो हम परिचर्चा कर सकते हैं, भाषण दिलवा सकते हैं, बच्चे से वार्तालाप करा सकते हैं आपस में, जहां वो अपना विचार शेयर करें। खेलने और कूदने में रेयरली वो 2 वर्ड यूज करेंगे, उसमें हम क्या समझ पाएंगे। 27वां प्रश्न हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुपात पर, या इन सभी पर। 27वें का ऑप्शन डी सही है, इन सभी पर। 28वां प्रश्न है आयोजित शिक्षक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। व्याकरणिक नियम संबंधी, व्याकरणिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, या उपरोक्त सभी। 28वें का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न है व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन बी, शुद्धता का। 30वां और अंतिम प्रश्न माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। क्या करना। पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, या आगमन निगमन प्रणाली। तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन डी, आगमन निगमन प्रणाली। मित्रों, मैं समझता हूं आज का यह प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 7 जो हिंदी पैडागॉजी पर डिपेंड था आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो मैं क्लियर कर दूं। हो सकता है कुछ एक प्रश्न जिनमें आपको सच में डाउट हो बाद में उसको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का। हाँ, तो जो लोग भूल गए हैं वो लाइक कर लें, दोस्तों मित्रों सगे संबंधियों से शेयर कर लें इस वीडियो को ताकि उन तक ये ज्ञान पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आपकी तरफ से यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल तो सब्सक्राइब करिए, प्लस साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए या घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।